मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने के नियम पार्ट 2 में आपका स्वागत करते हैं। पार्ट 2 रूल नंबर 4 से स्टार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के अनुवाद और रूल 3 तक नियम बताए हैं, रूल 4 तक नियम बताए हैं और उन नियमों को आप देखकर इंपेरेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने के बारे में जान सकते हैं। आइए रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि कभी भी नम्र निवेदन का भाव प्रकट हो जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्य में यदि कभी भी नम्र निवेदन का भाव प्रकट हो तो उसका अनुवाद हमेशा लेट से बनाया जाता है। किससे? लेट से। तो लेट में होता क्या है, आइए देख लेते हैं। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्य में नम्र निवेदन का भाव प्रकट हो, नम्र निवेदन का भाव प्रकट हो तो उसका अनुवाद लेट से बनाया जाता है। लेट से बनाया जाता है, लेट से बनाया जाता है। तो देखते हैं फार्मूला क्या हो जाएगा। लेट सब्जेक्ट आपका जो होगा, यहां पर जो सब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस आपको पार्ट ऑफ स्पीच में बताया गया था। लेट सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और उसके बाद आता। तो यहां से देखेंगे क्या, जैसे अनुवाद आ जाए। जैसे देखिए ऐसे वाक्यों के अंत में दो या दीजिए शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों के अंत में दो या दीजिए शब्द आते हैं जिससे विनम्रता का भाव प्रकट होता है। जैसे उसे खाना खाने दीजिए, उसे खाना खाने दीजिए। रमा को पौधों में पानी डालने दो, रमा को पौधों में पानी डालने दो। तो यह क्या हो गया, निवेदन का भाव प्रकट है। ऐसे वाक्यों से क्या होता है, निवेदन का भाव प्रकट होता है। तो उसे खाना खाने दीजिए, लेट तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में है तो हिम, उसे है तो हिम हो जाएगा, लेट हिम। वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो ईट। रमा को पौधों में पानी डालने दो तो हो जाएगा रमा। तो लेट, सबसे पहले लेट, उसके बाद नाम है तो नाम ज्यों का त्यों रख देंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस यही होता है। लेट रमा वाटर इन अ प्लांट, लेट रमा वाटर इन अ प्लांट्स, पौधों में है तो इन अ प्लांट्स। इसमें भी यदि कभी भी वाक्य आपका नकारात्मक हो, यदि कभी भी वाक्य आपका नकारात्मक हो, उसमें नकारात्मकता का भाव प्रकट हो, तो ऐसी कंडीशन में या नकारात्मकता का भाव प्रकट हो तो आएगा क्या, जैसे रमा को पौधों में पानी न डालने दो। तो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या, उसका अनुवाद देख लेते हैं। जैसे अगर कभी भी न या यदि नम्र निवेदन का वाक्य, नम्र निवेदन का वाक्य नकारात्मक हो, नकारात्मक हो तो उसका अनुवाद बनाते समय लेट के बाद लेट के बाद
या लेट के पहले डू नॉट लेट रमा, लेट के पहले डू नॉट या लेट के बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। देखिए इसमें दो कंडीशन है। यदि कभी भी आप नकारात्मकता का भाव प्रकट है तो या तो लेट के पहले डू नॉट लगा दे या लेट के बाद केवल नॉट लगा दे। तो इसका अनुवाद एक देख लेते हैं। जैसे राम को गाना मत गाने दो, राम को गाना मत गाने दो। तो यहां पर होगा क्या कि डू नॉट लेट राम सिंग ए सॉन्ग, या क्या हो जाएगा कि यह हो जाएगा कि लेट नॉट राम सिंग ए सॉन्ग। यह हो गया नियम। यह हो गया कि जब कभी भी वाक्य नकारात्मक हो तब उसका अनुवाद कैसे करते हैं और यदि वाक्य सकारात्मक हो तब उसका अनुवाद कैसे करते हैं। आइए अगला नियम रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में देखिए है क्या कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्य में या यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्य में कृपा करोगी, कृपा करेंगे आए तो उसका अनुवाद कैसे बनाते हैं। जैसे महोदय जी क्या आप मेरे घर आने की कृपा करेंगे, महोदय जी क्या आप खाना खाने की कृपा करेंगे, या क्या आप पढ़ने की कृपा करेंगे। कोई भी वाक्य आ जाए तो लास्ट में कृपा करोगी, कृपा करेंगे आए तो ऐसे वाक्यों से प्रश्नवाचक शब्द का भाव प्रकट होता है। क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक शब्द का भाव प्रकट होगा। तो इस कंडीशन में उसका अनुवाद कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे। तो क्या होगा, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के अंत में कृपा करोगी, कृपा करेंगे आए तो उसका अनुवाद निम्न प्रकार से बनाया जाता है। निम्न प्रकार से बनाया जाता है। उसका अनुवाद निम्न प्रकार से बनाया जाता है। तो उसका अनुवाद देखिए क्या होता है। फार्मूला will प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चाहे आप जिस नियम का प्रयोग करें, चाहे ऊपर वाले चाहे नीचे। तो यह हो गया कि क्या आप मेरे घर आने की कृपा करेंगे। तो यही अनुवाद देख लेते हैं कि क्या आप मेरे घर आने की
कृपा करेंगे। तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे कि क्या, क्या के लिए क्या होगा, विल। तो देखिए आप है, तो आप क्या होता है, सब्जेक्ट यू, विल यू। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, तो मेरे घर, विल यू कम माई होम, हो गया। अदर अब कुछ है नहीं, क्या आप मेरे घर आने की कृपा करेंगे, तो विल यू कम माई होम। इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं कि वुड यू कम माई होम। तो यह हो गया नियम, कि यह नियम था रूल 6 कि यदि कभी भी वाक्य के अंत में कृपा करोगी, कृपा करेंगे आए, तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं कि विल यू कम माई होम या वुड यू कम माई होम। आइए आगे देखते हैं, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में कैसा होगा या कैसा रहेगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में कैसा होगा या कैसा रहेगा आए, तो उसका अनुवाद हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट, सपोज या सपोजिंग से बनाते हैं। हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट, सपोज या सपोजिंग। चार है कि हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट या सपोज या सपोजिंग से बनाते हैं। आइए देख लेते हैं उसको भी। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में वाक्य के अंत में कैसा होगा या कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आए, तो उसका अनुवाद निम्न प्रकार से बनाते हैं, निम्न प्रकार से बनाते। नियम क्या होगा, फार्मूला, जैसे हाउ अबाउट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हाउ अबाउट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में, हाउ अबाउट, हाउ अबाउट हाउ अबाउट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ये देखिए वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट अबाउट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। यह भी अथवा, चाहे जो आप नियम लगाइए, या सपोज, देखिए इन सब में वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा, और यह सपोज प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। या एक नियम और है, सपोजिंग, सपोजिंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर।
यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं अनुवाद। जैसे तुम्हारे साथ गाना गाना कैसा रहेगा, गाना गाना कैसा होगा। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंतर्गत आता है। तो यहां पर होगा क्या कि हाउ अबाउट सिंगिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है तो सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम्हारे साथ है तो विद यू, विद यू तुम्हारे साथ गाना गाना कैसा होगा। ऐसे आप चाहे जिस नियम को लगा सकते हैं, या सपोजिंग सिंग ए सॉन्ग विद, आप इसको या इस अनुवाद को सभी नियमों से आप बना सकते हैं। आप इस अनुवाद को आप सभी नियमों से बना सकते हैं। आइए लास्ट नियम देखिए कैसा होगा, कैसा रहेगा था। लास्ट नियम है इंपरेटिव सेंटेंस का। यदि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में इजाजत दे दी जाती है या आदेश दे दिया जाता है आए, तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो यदि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में, इस वीडियो को, इसमें जो आप ये नोट्स लिखाए जा रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा, या वीडियो को आप लोग देख के बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में लास्ट नियम रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में आदेश दे दिया जाता है या इजाजत दे दी जाती है आए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में आदेश दे दिया जाता है या इजाजत दे दी जाती है आए, तो उसका अनुवाद माइट बी परमिटेड टू या माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। वाक्य में इजाजत दे दी जाती है या आदेश दे दिया जाता है आए, तो उसका अनुवाद बनाते समय निम्न नियम का पालन करते हैं। निम्न नियम का पालन करते हैं। निम्न नियम का पालन करते हैं। तो नियम क्या है कि देखिए ऐसे नियमों, ऐसे वाक्य से विनम्रता का भाव प्रकट होता है कि वाक्य उसे इजाजत दे दी जाती है या आदेश दे दिया जाता है। तो इसका स्टार्टिंग कैसे होगा, लेट से। तो लेट प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म या might be allowed to या might be permitted to पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस यह हो गया फार्मूला। तो इसके आगे से देखिए क्या करते हैं। जैसे उसे कपड़े धोने की इजाजत दे दी जाती है। उसे कपड़े धोने की इजाजत दे दी जाती है। तो क्या हो जाएगा, लेट। तो उसे है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में तो लेट हिम। माइट बी अलाउड टू, तो कपड़ा साफ करना, वॉश
or might be allowed to wash clothes। देखिए क्लॉथ्स, देखिए हमने बताया भी था कि यदि कपड़े कभी भी बिना सिले हुए हैं, यदि कपड़े बिना सिले हुए हैं तो CLOTH, और यदि कपड़े सिले हुए हैं तो CLOTHE। तो यह थोड़ा सा फर्क होता है। यही नियम थे, देखिए यही नियम थे इंपेरेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने के नियम। यह रूल नंबर 8 था और रूल नंबर 8 से आपका इंपेरेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। इंपेरेटिव सेंटेंस के वीडियो यदि आपको पसंद आए हो तो आप लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।